देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक सेक्शन नंबर 10 तक की बात कर ली है, जहाँ पर हमने सर्विस प्रोवाइडर के बारे में समझा कि सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है। इससे पहले सेक्शन नंबर 9 में हमने ड्यूटीज के बारे में देखा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटीज क्या होती हैं। सेक्शन नंबर 8 में देखा कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इस तरीके से हमने काफी कुछ सेक्शंस को डीवी एक्ट में कवर किया। ठीक है। अब हमारे सामने सेक्शन नंबर है 11। सेक्शन नंबर 11 जो है, ये क्या बता रहा है, इसे देखते हैं। लिखा है ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या हैं, किसको लेकर के, डीवी एक्ट के को लेकर के, कि डीवी एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, क्या करवाना है, डीवी एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन करवाना है, उसमें गवर्नमेंट की खुद की ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। तो देखिए क्या लिखा है। गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से। और स्टेट गवर्नमेंट कहाँ की, एवरी स्टेट की। ये लोग क्या करेंगे यहाँ पर, shall take all measures to ensure that, देखिए यहाँ पर इनकी ये ड्यूटी बताई गई है, शैल लिखा हुआ है, कि ये लोग क्या करेंगे, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिसिटी थ्रू द पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविजन रेडियो प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल। कुल मिला के ये बता रखा है कि ये जो लोग हैं, ये ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, जिससे महिलाओं को ये इस डीवी एक्ट के बारे में पता चले कि आपको प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल सकता है अगर आपके साथ घर में कोई भी तरीके की हिंसा की जाती है। तो ये काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी जगह पर क्या करेंगे, अवेयरनेस कैंप चलाएंगे कि साहब आपके लिए क्या क्या संरक्षण है। आपके साथ अगर कोई भी हिंसा होती है, किसी तरीके की घरेलू हिंसा होती है, तो आप कहाँ जा सकती हैं और आपको कहाँ पर रिलीफ मिल सकता है। तो इसकी पब्लिसिटी करने के लिए कहा गया है पब्लिक मीडिया, इन द सेंस कि आप टीवी पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर या प्रिंट मीडिया, जो भी रेगुलर इंटरवल इंटरवल में, मतलब 7 दिन में, 15 दिन में कोई ना कोई आर्टिकल या किसी ना किसी व्यक्ति को जो इन चीजों के मुद्दों को सॉल्व करता होगा, उन लोगों को बुला करके एडवर्टाइज करवाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है, पहला तो था पब्लिसिटी, दूसरा क्या लिखा है, इसे देखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑन द इशू एड्रेस्ड बाय दिस एक्ट। मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, जो पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी क्या होगी, समय समय पर इनकी ट्रेनिंग होगी। अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट को हमारी जुडिशरी के अंदर डालने का क्या तात्पर्य है, पूजा जी, क्या इससे, इस आरजीएस आरजीएस के सब्जेक्ट में डालने से क्या हम लोगों को पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बताइए। यस सर, उसका एडवर्टाइज हो गया सर। तो ये भी तो एक एडवर्टाइज का माध्यम है। और मान यस लो सर। अब इसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, कल मेरे को किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में बुलाया जाए पढ़ाने के लिए, तो ये अवेयरनेस ही तो हुई ना। यस सर। तो यही चीज यहाँ पर बता रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा कर सकती हैं। और साथ ही साथ जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, विमेन से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री है बताइए, सॉरी सर। विमेन से रिलेटेड मिनिस्ट्री कौन सी है, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चाइल्ड है कि नहीं है? गवर्नमेंट। हाँ। यस तो सर। ये जो मिनिस्ट्री है, इनसे आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी। जो स्टेट लेवल की है वो स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट। महिला आयोग से सबसे कोऑर्डिनेट करेंगी, जिससे क्या हो सके, जिससे अब अवेयरनेस हो अवेयरनेस हो जैसे उनको उनके राइट्स लोगों का को। पता लगे। बिल्कुल, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से इसका डील करा जाए, जिससे कि महिलाओं को और मान लो प्रोटेक्शन मिले सर। प्रोटेक्शन मिले, है ना, और भी अच्छी लॉज बन सके, नियम बन सके उनके लिए। तो ये सर्विस सारी चीजें, प्रोवाइडर के लिए वो करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर वही चीजें बता रखी हैं। आगे लिखा है प्रोटोकॉल फॉर द वेरियस मिनिस्ट्रीज कंसर्न विद द डिलीवरी ऑफ सर्विस टू द वुमेन। कुछ प्रोटोकॉल का मतलब है नियम बनाए जाएंगे इस बात के लिए कि जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनका क्या काम होगा। ठीक है। और उनको सर्विसेज वुमेन को किस तरीके से मुहैया कराई जाए, अगर कि उनका इस एक्ट के अंतर्गत कोई एक्शन लिया जा रहा है, जैसे कि मान लो उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उनके लिए कैसी कैसी सर्विसेज कहाँ कहाँ पर किस तरीके से उपलब्ध करवाई जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं,
यस सर। तो वो कहाँ कहाँ पर इस तरीके के हॉस्पिटल बनवाए, कहाँ कहाँ पर अपने मेडिकल के लिए टीम रखे, जिससे कि कोई भी अगर महिला के साथ कोई भी अगर ऐसा एक्ट होता है तो वो कैसे कंसर्न कर सके उनसे, है ना। तो ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 11 के अंदर बताई गई हैं, जहां पर गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई है, किसकी, गवर्नमेंट की, ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। यहां तक क्लियर है क्या, बताइए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। यहां तक कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप, सिंपल सा है तो कुछ भी नहीं। तो ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है वो बता रहा है प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर फॉर द ऑब्टेनिंग ऑब्टेनिंग ऑर्डर ऑफ रिलीफ, ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, इसे समझिए क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर 3 जो आपने अभी पढ़ा था उसमें तो ये बता रखा था कि कौन कौन लोग होंगे जो रिलीफ देने वाले दिलवाने में महिला की मदद करेंगे अगर की महिला के साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें बता रखा है कि ऐसा रिलीफ दिलवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर चाहिए। तो कोर्ट से ऑर्डर चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, इसका मतलब मजिस्ट्रेट को भी तो बताओगे। मजिस्ट्रेट को क्या देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा सब ऐसे ऐसे की घटना हुई है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस केस में, तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर सेक्शन नंबर 12 से लेकर के और करीबन करीबन टोटल जो है सेक्शन, टोटल सेक्शन 29 तक बता रखा पूरा प्रोसीजर। कितने से कितना, 12 से लेकर के 29 तक के सेक्शंस हैं। कि अगर मान लो आपको किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई ऑर्डर दे दिया मजिस्ट्रेट ने, तो फिर उसकी अगर अपील करनी है तो अपील कैसे होगी, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी, अलग अलग तरीके के ऑर्डर, जैसे प्रोटेक्शन ऑर्डर देना है, कस्टडी ऑर्डर देना है, या कोई और कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाना है उसके लिए कोई ऑर्डर देना है, कस्टडी ऑर्डर देना है, तो ये सारी चीज इसके अंदर आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 12 को देखते हैं, ये क्या बताता है। सेक्शन नंबर 12 में बता रखा है एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। भाई केस के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। आपको अगर कोई रिलीफ चाहिए, जैसे मॉनेटरी रिलीफ चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन देनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को। अब मैंने बताया था कि अगर मान लो महिला अनपढ़ है तो फिर एप्लीकेशन कौन लिख के देगा, पूजा जी, शिवांश जी बताइए। अगर महिला अनपढ़ है, उस पर लिखना लिखना पढ़ना नहीं आता, तो फिर उसकी जगह एप्लीकेशन कौन दे, मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफिसर। बिल्कुल, प्रोटेक्शन ऑफिसर। दूसरा कौन दे सकता है, सर्विस प्रोवाइडर मदद कर सकता है क्या, सर्विस प्रोवाइडर मदद यस। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, उसके पास भी अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन अग्रीव पर्सन और अ प्रोटेक्शन ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द अग्रीव पर्सन मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट सीकिंग वन और मोर रिलीफ अंडर दिस एक्ट। मैंने आपको रिलीफ के टाइप्स बताए थे, कौन कौन से रिलीफ दिए जा सकते हैं, याद है, आप भूल गए, सेक्शन नंबर 5 में पढ़े थे हमने सारी चीजें। यस सर। तो यहां पर वही बता रहा है। देखिए इसे याद रखो, प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि एप्लीकेशन कौन कौन लिख करके भेज सकता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो पहला पढ़ा है एग्रीव्ड पर्सन, मतलब महिला की बात हो रही है, या कोई प्रोटेक्शन ऑफिसर, जैसे उसको पता चलता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, और अग्री पर्सन, और लिखा है एनी अदर पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ अग्री पर्सन, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो अग्री पर्सन के बिहाफ पर कौन हो सकते हैं, उसके रिलेशन, रिलेशन में जो भी उसकी भलाई के बारे में सोचता हो, ऐसा पर्सन जो वेल बीइंग है वेल बीइंग पर्सन, जो उस व्यक्ति महिला की भलाई के बारे में सोचता हो, वो हर एक व्यक्ति, उसका पड़ोसी हो सकता है, उसके घर वाले हो सकते हैं, तो वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। किस बात के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं मजिस्ट्रेट को, रिलीफ मांगने के लिए। रिलीफ एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं, बोलिए। रिलीफ एक भी हो सकता है या बहुत सारे रिलीफ हो सकते हैं, जैसे कंपनसेशन, मॉनेटरी रिलीफ चाहिए, कस्टडी चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो इस तरीके के काफी रिलीफ एक साथ भी लिए जा सकते हैं। आगे लिखा है प्रोवाइडेड दैट बिफोर द पासिंग एन ऑर्डर ऑन सच एप्लीकेशन,
अब जैसे ही ऐसी एप्लीकेशन दी गई है, किसको भेजी गई थी, मजिस्ट्रेट को दी गई है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसी एप्लीकेशन के बाद ऑर्डर देने से पहले क्या करेगा, मजिस्ट्रेट शैल इनटू टेक इनटू कंसीडरेशन एनी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बाय हिम फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफिसर और सर्विस प्रोवाइडर। तो ऐसा ऑर्डर देने से पहले, कौन सा ऑर्डर दे रहा है वो, रिलीफ से रिलेटेड जो ऑर्डर देना था, उसको देने से पहले ये देखेगा कि महिला की स्थिति क्या है। और महिला की स्थिति किससे पता चलती है, बोलो बोलो, किससे पता चलेगी, डोमेस्टिक इंसिडेंट, बोलो, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ये कौन बना के ला रहा था इंसिडेंट रिपोर्ट, या तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, और नहीं तो कौन बना के ला रहा था, सर्विस प्रोवाइडर, पीओ या एसपी। यहां तक की बात क्लियर है कि बताइए। आगे देखिए सबसेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 12 का सबसेक्शन नंबर 2 देखिए ये क्या बता रहा है। Relief sought for the under subsection number 1 may include a relief for issuance of an order for the payment of compensation damages without prejudice to the right of such person to institute a suit for the compensation damages for the injury caused by the act of the domestic violence committed by the respondent। ये देखिए क्या लिखा है। आपने देखा कि सबसेक्शन नंबर 1 में एप्लीकेशन दी गई थी, किस बात के लिए एप्लीकेशन दे रहे थे, रिलीफ मांगने के लिए। किससे मांग रहे थे, मजिस्ट्रेट से मांग रहे थे। तो ये इसमें क्या लिखा है कि रिलीफ में क्या क्या चीज मांगी जा सकती है, तो यहां लिखा है कि रिलीफ में पेमेंट मांगा जा सकता है, जो उसको नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति मांगी जा सकती है, कंपनसेशन मांगा जा सकता है, ठीक है। और कैसे, तो विदाउट प्रोजुडाइज टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट। मान लो उस महिला ने कोई सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है किसी भी तरीके का, है ना, तो वहां पर अगर सूट इंस्टीट्यूट कर भी दिया है तो उसके विपरीत जाए, मतलब उसमें उसका बेनिफिट है या नहीं है, उसको कोई फायदा होगा नहीं होगा, उसकी हियरिंग हुई है नहीं हुई है, किसकी, सूट की, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पर मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार है कि वो ऑर्डर दे सकता है, रिलीफ दे, ऑर्डर दे सकता है रिलीफ के लिए। और किससे पैसा की डिमांड करेगा, रिस्पोंडेंट से। किससे कर रहा है, रेस्पोंडेंट। यहां पर रेस्पोंडेंट से पैसा मांगा जा सकता है अगर कि ऐसा कोई एक्ट किया है जिसकी वजह से इंजरी और डैमेजेस किसको हुए हैं, डैमेज हुए हैं उस महिला को। महिला कौन, अग्रीव्ड पर्सन को। बताइए यहां तक की बात क्लियर है क्या, शिवांश जी समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। ठीक है साहब, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीज और समझिए। यहां पर तो हम रिलीफ मांग रहे थे, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ नहीं हुआ उससे हमें मतलब नहीं है, केवल हमने क्या भेजी थी वहां पर, एप्लीकेशन भेजी थी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। लिखा है वेयर प्रोवाइडेड दैट वेयर अ डिक्री फॉर एनी अमाउंट एज अ कंपनसेशन डैमेजेस हैज बीन पास्ड बाय एनी कोर्ट इन द फेवर ऑफ अग्री पर्सन, द अमाउंट इफ एनी पेड और पेबल इन द pursuance of the order made by the magistrate under this act shall be set off against the amount payable under the such decree or decree shall see और आगे लिखा है नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द सीपीसी any other law for the timing in force be excusable at a balance amount if any left after such act set off। इसे समझिए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत सारी जगहों पे पढ़ने के लिए मिलती है। ये कहना चाहता है, मान लो आपने क्या किया, सिविल केस फाइल किया। सिविल केस का मतलब हुआ सूट फाइल किया है आपने, और दूसरी तरफ आपने डीबी एक्ट के तहत, अब आपको पता है ना सूट कहां फाइल, किस एक्ट के तहत सूट फाइल किए जाते, बताओ कौन सा लॉ है जिसके तहत सूट फाइल करते हो आप, कहां पर बता रखा प्रोसीजर, सीपीसी सर। सीपीसी में बता रखा है। तो यहां पर तो सीपीसी, और आपके साथ घटना हुई थी डीवी एक्ट के तहत, तो आपने एप्लीकेशन कहां फाइल कर दी, डीवी एक्ट में कहां पर कर दी, मजिस्ट्रेट को। जबकि सीपीसी में किसके सामने करोगे सूट फाइल, सिविल कोर्ट के पास। बोलो हाँ या ना, दोनों बात समझ में आ रही है। तो जो अमाउंट आप डीवी एक्ट के तहत ले चुके हो, या जो अमाउंट आप सिविल कोर्ट के तहत ले चुके हो, क्या बार बार वही अमाउंट मांगोगे क्या अलग अलग एक्ट में जाकर के, बोलो।
बोलो, मांग सकते हो क्या? सर। नहीं नहीं, सर। नहीं मांग सकते। जैसे मान लो इस महिला को जो नुकसान हुआ था ना, तो इसने रिलीफ में कितने रुपए मांगे थे? 1 लाख रुपए। कितने मांगे थे बोलो? 1 लाख रुपए। लेकिन मजिस्ट्रेट ने इसको रिलीफ में कितने दिलवाए? 50,000 रुपए। कितने दिलवाए बताओ? तो अब जब इसने सिविल सूट फाइल किया इस केस में, डैमेजेस की पूर्ति के लिए, क्षति डैमेज की क्षतिपूर्ति के लिए इसने सिविल केस फाइल किया, तो अब बताओ जब इसने फिर से 1 लाख रुपए की डिमांड करी, तो क्या अब इसको 1 लाख रुपए मिलेंगे क्या बोलो? सर वो 50,000 सेट ऑफ हो जाएगी सर। बिल्कुल, 50,000 तो ऑलरेडी ले चुकी है, तो वो सेट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टी कहेगी साहब पहले 50,000 दे चुका हूं, उनका क्या। ऐसे केस को क्या बोलते हैं बोलो? किस केस में आते हैं इस तरीके के? अगर आप सेम ही फैक्ट इश्यूज सेम ही पार्टीज के द्वारा उठाया जाए तो बोलो, सेट ऑफ के केस बन जाते हैं ये, है ना। तो यहां पर वो इस तरीके का रिलीफ यहां पर बता रखा है कि वो बार बार नहीं ले सकती। नहीं तो फिर तो व्यक्ति को तो बहुत के पैसा देना पड़ जाएगा। अभी तो इसमें मांग रही है, कल सीपीसी में मांगी, परसों कुछ और में मांगेगी, तो कब तक देगा? तो इसलिए यहां पर लिखा है कि अमाउंट जो है इस तरीके का सेफ्ट सेट ऑफ होगा, मतलब उसका सेटलमेंट होगा। तो 1 लाख रुपए मांगे तो 50,000 पहले कट जाएंगे, 50,000 ही देगा, अब ज्यादा नहीं देगा। बताओ यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? शिवांश जी, आशीष जी, समझ में आया कि नहीं आया? पूजा जी, यस बोलिए। सर। क्लियर है सारी चीजें? शिवांश जी बताइए, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। चलिए, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, फिर से हम आगे बढ़े तो हमें समझ में आता है सबसेक्शन नंबर 3। देखिए अब इसका सबसेक्शन नंबर 3 कहता है एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन नंबर 1। आपने देखा कि जो भी एप्लीकेशन आपको जो भी रिलीफ चाहिए, तो सबसेक्शन नंबर 1 में बता रखा था, शैल बी इन सच फॉर्म और कंटेन सच पर्टिकुलर मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज नियरली एज पॉसिबल देयर टू। क्या मतलब है, कोई बता सकता है आप में से? एज में बी प्रिस्क्राइब का क्या मतलब हुआ? कि एप्लीकेशन किस तरीके से दी जानी चाहिए। तो इस एक्ट में मेंशन किया गया है उसी वे में दी जाएगी। मतलब इस एक्ट में या रूल्स में? इस रूल्स में जो रूल इस है एक्ट के। हाँ, इस एक्ट के जो रूल्स बता रखे हैं उनके अंदर जो नियम बता रखे हैं कि किस फॉर्मेट में एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन दी जाएगी। यही बात सबसेक्शन नंबर 3 बताता है। मतलब यहां पर मैं लिख दूं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ये कौन बताता है? सबसेक्शन नंबर 3 बताता है। अब आगे बढ़िए, सबसेक्शन नंबर 4 देखिए। लिखा है मजिस्ट्रेट शैल फिक्स एट द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। जैसे ही मजिस्ट्रेट के पास हियरिंग जाएगी, हियरिंग के मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन जाएगी, तो ध्यान रखिए उसने रिलीफ तो पहले ही देने की बात कर दी कि वो पहले भी ही दे सकता है अगर चाहे तो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, पहले मैं सुनूंगा मैटर को। अभी फिलहाल तो आप इसको ऐसा करो, रहने के लिए मकान चाहिए, घर चाहिए, उसका रेंट दिलवा दीजिए। तो मॉनेटरी रिलीफ तो दिलवा दिया उसने पहले ही, लेकिन कह रहा है कि अभी पूरा मैटर सुना नहीं है, मैटर मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन पहुंची है उस मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है? फर्स्ट हियरिंग की डेट डिसाइड कर रहा है। फर्स्ट हियरिंग की डेट डिसाइड कर रहा है, फिक्स कर रहा है। कह रहा है कि ऐसा करना, आज एप्लीकेशन लगाई आपने, मजिस्ट्रेट ने उस एप्लीकेशन को सुना, तो वो कह रहा है कि ऐसा करना, इससे जो अगले आने वाला महीना है ना, कौन सा, अप्रैल चल रहा है, तो वो कह रहा है मई के अंदर आना। मई में बोल दिया कि 15 तारीख को आना। कितनी तारीख को? 15 मई को आना है 2025 में। तो उसने एक डेट फिक्स कर दी हियरिंग की। अब हियरिंग की जब डेट फिक्स कर दी, तो मतलब क्या है इसका? सुनवाई होगी। बोलो, पार्टीज को बुलाया जाए कि नहीं जाए? तो पार्टीज को बुलाने की बात हो रही है। तो यहां पर लिखा है विच शैल नॉट ऑर्डिनरली बी बियॉन्ड 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। ये देखिए क्या लिखा है, हियरिंग की डेट मैंने आपको 15 मई बताई, मतलब 1 महीने तक की बताई, जबकि यहां पर क्या लिखा है नियम के अनुसार कि हियरिंग की 3 डेट डेज। कितने टाइम में फिक्स होनी चाहिए। 3 डेज। तो अब देखिए कितनी तारीख है आज? 3 तारीख है। जी। तो 6 तारीख से
6 तारीख, 6 अप्रैल से पहले पहले की कोई भी डेट जो है वो फिक्स किया जाएगा। मतलब जैसे आज उसने सुनी है, तो या तो 4 तारीख की, या 5 तारीख की, या 6 तारीख की, इनमें से कोई डेट फिक्स कर दे। 3 दिन के अंदर अंदर उसे क्या करनी है, जिस दिन से एप्लीकेशन ली है उस दिन की डेट से 3 दिन के अंदर अंदर हियरिंग की एक डेट फिक्स करेगा। अब सर आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हियरिंग की डेट हाथ की हाथ फिक्स हो जाए। होता है क्या ऐसा? हाँ, क्या बोल रहे हो आप, बताइए। डेट जो आती है ये मिलती है, जैसे कम आपने, जैसे ऑर्डिनरी कोर्ट हम जाते हैं तो हमने सूट फाइल किया, तो मैं ऑफिस में जाके हमने सूट फाइल कर देते हैं, फिर वो हियरिंग के लिए आती है नीचे कोर्ट में। तो ठीक है। ये डेट जो 3 दिन जो ये मेंशन करते हैं, ये किस लिए करते हैं 3 दिन? ये जो एक्यूज जो सामने वाले अपोजिट पार्टी है उसके पार्टीज लिए, को बुलाने के लिए, पार्टीज को बुलाने के लिए। उसके लिए तो उनको सम्मन इशू करने पड़ेंगे ना। तो करो आपने ना, क्या दिक्कत आ रही है? तो 3 दिन में सर, 3 दिन में कैसे वो फर्स्ट डेट का हियरिंग का रख बस देते तो हैं बस तीन? यही तो प्रक्रिया है। क्योंकि ये, अगर अगर इसमें अगर स्पीडी ट्रायल नहीं चले, स्पीडी केस नहीं सॉर्ट आउट हो, तो फिर इस डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब क्या है, आईपीसी में काम चला लेंगे हम तो। नहीं सर, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए कि कोई एप्लीकेशन फाइल की, ठीक है, हम्म। कोर्ट में, ठीक कोर्ट है। में फाइल फर्स्ट डे फाइल की, ठीक है, उन्होंने हम्म। फर्स्ट जिस दिन हम फाइल करते हैं उस दिन वो संज्ञान लेते हैं या सुनते हैं जो भी कंप्लेनेंट है उसको, उसके बाद वो ऑर्डर कर देंगे कि उसका नोटिस का, सम्मन का अगर वो नोटिस करते हैं, सम्मन इशू करते हैं, तो आफ्टर देन सर 3 दिन में कैसे वो उसको मतलब समन के, execute मैं करते वही हैं? बताना चाह रहा हूँ, समन के अंदर ही वो डेट फिक्स कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को आपको आना है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, या वो 3 दिन में नहीं आ पाते हैं, तो वहां पर एक रीजनेबल एक्सक्यूज मिल जाता है कोर्ट को भी। तो कोर्ट यहाँ पर शेल लिखा हुआ है कि कोर्ट यहाँ पर बाउंड है ऐसा करने के लिए। समझ में आ रही बात? जैसे लेकिन अगर नहीं होता तो फिर क्या करोगे? स्पेशल रीजन देता है कि किस वजह से ऐसा कार्य नहीं नहीं वो, होता। ठीक है सर। बात समझ में आ गई? यस सर। यहां पर इसलिए लिखा है कि मजिस्ट्रेट शेल फिक्स अ फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, कि उसको करना ही पड़ेगा ऐसा। वो बाउंड है इस लॉ के तहत। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर आपको पता ही है, मैंने बताया है कि जब भी शेल का वो मिसयूज करेगा या ब्रीच करेगा, तो फिर वहां पर उसे स्पेशल रीजंस देने पड़ते हैं। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हम्म। जो फर्स्ट डेट 3 डेज के बीच में वो फर्स्ट हेयरिंग के लिए जो डेट देते हैं, वो जो फर्स्ट डेट पे वो सम्मन इशू करते हैं उसको नहीं कंप्लेनेंट नहीं, समन आके? इशू की डेट नहीं होती है। समन तो आपको जिस दिन आप कर रहे हो उसी दिन कर रहा है। फर्स्ट हियरिंग की डेट में पार्टीज को बुला करके उनसे बात की जाती है, फिर वो अच्छा, समन इशू करना चाहेगा। अगर सम्मन इशू। विटनेसेस को करना चाहता है या किसी और को करना चाहता है, तो उनको बुला सकता है उस ओके। डेट, उस ही दिन, फर्स्ट हियरिंग की डेट पर। ओके सर। यहां पर तो केवल पार्टीज आ रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। मतलब क्या है, फर्स्ट हियरिंग में पार्टीज आएंगी, या वो कोई फाइल सुनना चाहता है, उनको बुलाएगा। तो दोनों पार्टीज को बुलाने के लिए उनको नोटिस दिए जाते हैं कि आप इस पर्टिकुलर डेट को आइए। अब पार्टीज कहती हैं कि साहब मुझे तो किसी व्यक्ति को समन भिजवाना है, तो फिर भिजवा लो उस दिन। तो फिर वो अगली डेट दे देगी उसके लिए। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखिए, द सबसेक्शन नंबर 5, मजिस्ट्रेट shall endeavor to dispose every application made under subsection number 1 within a period of 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। अब देखो यहां पर क्या लिखा है। कह रहा है कि फर्स्ट हियरिंग की डेट जो है, जैसे ही उसने सुनवाई करी, यहां पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट हियरिंग से समझ में आ रहा है आपको क्या मतलब है? यस सर, जो फर्स्ट डेट जो इशू कर वो उन हाँ। दोनों पार्टीज को हाँ, बुलाया है, वो 3 डेज पार्टीज के को बाद बुलाया है, करते हैं। उनके फर्स्ट मैटर को सुनने की कोशिश की है। हियरिंग होने के बाद से, मतलब पहले तो एप्लीकेशन आ गई है और फिर उसके बाद उनको सुन रहा है कि मैटर क्या है तुम्हारा। मैटर को सुनने के बाद उस दिन की डेट से 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर, उस एप्लीकेशन के अंदर जो रिलीफ मांगे गए हैं उनको देने का प्रयास करेगा। दे पाए नहीं दे पाए वो बात की बात है। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये ये पूरा सेक्शन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है बहुत, कुछ भी नहीं है इसमें। यस अब सर। आपको थोड़ी दिक्कत इस बात में आ रही है कि यार 3 दिन के अंदर कैसे होगा सारा काम। यस सर। सर वो वैसे होता भी नहीं है कोर्ट में ऐसे। वो तो सबको पता है ना, कोर्ट में ऐसे होता है क्या कभी? भाई एक केस आता है क्या कोर्ट में? 50 केस आते हैं।
जब 50 केस आते हैं तो क्या हर केस को कोर्ट जल्दी से सुनवाई कर सकती है उसकी? नहीं, तो आगे की डेट ही देती है उसमें। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन सर हमें तो लॉ के हिसाब से चलना है, प्रैक्टिकल में क्या होता है उससे हमें मतलब नहीं है। चलिए, अब देखिए सेक्शन नंबर 13। देखिए, सेक्शन नंबर है 13। सेक्शन नंबर 13 में लिखा है सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में। क्या लिखा है? सर्विस ऑफ नोटिस। इसे समझ लीजिए। सर्विस ऑफ नोटिस क्या है यहां पर? यहां पर लिखा है कि अ नोटिस ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन नंबर 12। देखिए, डेट फिक्स की गई थी कि नहीं की गई थी, बोलो। यस सर, वो 3 डे वाला, आफ्टर 3 डे। हाँ, बिल्कुल, डेट फिक्स कर दी गई थी। अब ये जो डेट फिक्स की गई है तो आपको क्या करना है? लोगों को बुलाना है कि नहीं बुलाना, बोलो। यस सर। लोगों को बुलाओगे तो क्या करोगे? नोटिस। नोटिस सर्व करोगे। तो उसी की बात यहां पर की गई है कि नोटिस ऑफ अ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स अंडर सेक्शन नंबर 12 शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब पहले से प्रोटेक्शन ऑफिसर तो पहले से जुड़ा हुआ है उन लोगों से, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर उसी की जिम्मेदारी है कि जिस दिन से एप्लीकेशन कोर्ट ने ले ली, एक्सेप्ट कर ली, और एप्लीकेशन को अब वो हियरिंग की डेट दे रहा है। कौन दे रहा है? कोर्ट मजिस्ट्रेट दे रहा है। मजिस्ट्रेट। तो जैसे ही मजिस्ट्रेट फर्स्ट हियरिंग की डेट देगा तो किस में लिख के भेजेगा उसे? सर्विस सम्मन। ऑफ नोटिस के अंदर ही लिख के देगा कि भैया इतने टाइम को आना है और ये डेट फिक्स की गई है आपकी हमारी तरफ से। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। हु शैल गेट बी सर्व बाय द सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन द रिस्पोंडेंट। अभी देखो यहां पर लिखा है कि रिस्पोंडेंट को कैसे पहुंचाएगा। तो यहां पर लिखा है एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब ये स्पीड पोस्ट से, ड्यू एक्नॉलेजमेंट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, या वो खुद जाकर के इन पर्सन भी देना चाहे तो वो दे सकता है। क्लियर होगी मेरी बात? आगे लिखा है ऑन एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days। यहां पर लिखा है कि अगर मान लो प्रोटेक्शन ऑफिसर की जगह वो चाहता है कि भाई मजिस्ट्रेट किसी और व्यक्ति के हाथों पहुंचाए, जैसे उसके खुद के ही रिश्तेदार वहीं रहते हो, आसपास में वो जानते हो, तो फिर उनसे भी कह सकता है कि भैया मैक्सिमम टाइम है तुम्हारे पास, 2 दिन के अंदर अंदर पहुंचा दो ये चीज। क्योंकि तीसरे दिन तो क्या है? तीसरे दिन क्या चीज है? हियरिंग की डेट है ना? डेट है। यस सर। ये आगे लिखा है और सच फर्दर रीजनेबल टाइम एज मे बी अलाउड बाय द मजिस्ट्रेट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। देखो, अब इसने साफ साफ लिख दिया। यहां पर लिखा है कि अगर चाहे तो कोर्ट क्या कर सकती है? आगे की डेट भी डिसाइड कर सकती है क्या? लिखा है ना फर्दर डेट। अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है मजिस्ट्रेट के पास तो आगे की डेट भी, उस दिन की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने के बाद आगे की डेट भी बता सकती है कि भाई फर्स्ट हियरिंग अब तुम्हारी यहां से नहीं आगे से होगी। क्लियर होगी मेरी बात? यस सर। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? इसे समझिए। मान लो कोर्ट ने तो 3 दिन के अंदर अंदर हियरिंग की डेट दे दी। समझ में आ गई मेरी बात? अब कोर्ट ने यस तो सर। हियरिंग दे दी, लेकिन जो व्यक्ति रिस्पोंडेंट है वो तो अमेरिका गया हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? अब सर। बताओ, वो रिस्पोंडेंट जो कोर्ट में आ नहीं सकता तो रीजनेबल ग्राउंड है कि नहीं उसके पास? यस सर। तो रीजनेबल ग्राउंड हो गया ना? तो फिर हियरिंग की डेट कैसे डिसाइड करी जाएगी अब? ग्रांट्स को देख के सर। ग्राउंड्स को देखते हुए करी जाएगी। ठीक है। आगे देखिए लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस मेड बाय द प्रोटेक्शन ऑफिसर इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब shall be the proof that such notice was served upon the respondent or any other person directed by the magistrate unless the contrary is proved। इसे समझ लीजिए। ये कहना चाह रहा है कि सर्विस ऑफ नोटिस जो है उस रिस्पोंडेंट को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कैसे पता चले मजिस्ट्रेट को। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर वो रिसीविंग यस लेते हैं। अगर मान लो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया है उसके पास,
तो वो साइन करवाते हैं ना हाथ के हाथ कि कौन सी यस टाइम सर। होती है कौन सी चीज साइन करवा लिया। यस और सर, अगर वो साइन के लिए मना कर देता है तब भी पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने फलाने वो मिला था वहां पे और उसने साइन देने से मना कर दिया। तो दोनों बातें क्या होगी कोर्ट के लिए कि उस व्यक्ति की नॉलेज में आ गई इस बात के बारे में, तो सर्विस ऑफ नोटिस क्या माना जाएगा कि उसको पहुंचा दिया गया है। क्लियर होगी मेरी बात, बताइए। यस सर। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है सबसेक्शन नंबर 2 में। उसे क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस कहेंगे। किसके द्वारा पहुंचा दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा। देखिए सेक्शन नंबर 13 बहुत सिंपल था। 12 और 13 समझ में आ गया क्या, बोलिए। यस सर। चलिए आगे बढ़े, सेक्शन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है, काउंसलिंग की बात करता है। ये देख लीजिए अब काउंसलिंग क्या होती है। द मजिस्ट्रेट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, ध्यान से सुनना एक एक शब्द, इस एक्ट के तहत जो कार्यवाही कर रहा है उस कार्यवाही के किसी भी स्टेज पर, जैसे कि एप्लीकेशन दी है, सर्विस ऑफ नोटिस, फर्स्ट हियरिंग की डेट है, या विटनेसेस को बुला रहा है, कोई भी काम हो रहा है उस प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पर, मजिस्ट्रेट के लिए लिखा है शब्द में, मतलब उसके पास पावर है डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट और अग्रीड पर्सन, कि वो इस रिस्पोंडेंट को और अग्रीड पर्सन को निर्देश दे सकता है। क्या दे सकता है, इधर सिंगली और जॉइंटली, या तो अलग अलग बुला करके कहेगा, या जॉइंटली का क्या मतलब हुआ, साथ में दोनों। साथ में बुला के कहेगा। क्या निर्देश दे रहा है, टू अंडरगो काउंसलिंग विद द एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु possess द सच क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इन द काउंसलिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये बताओ, चलो गलती किसी से हो सक, गलती तो सबसे हो सकती है, सब ही इंसान ही है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो किसी का घर तोड़वाने की कोशिश करेगा क्या मजिस्ट्रेट, नहीं सर। नहीं करेगा। तो क्या चाहता है वो, सीधे सीधे कि सॉल्व हो जाए। सेटलमेंट हो जाए इनके बीच का। तो किसकी व्यवस्था कर रहा है यहाँ पर, सर्विस प्रोवाइडर, जो ऐसे लीगल एड प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, जो सेटलमेंट काम करते हैं, तो उनको ये निर्देश दे रहा है कि ऐसा करो, तुम एक बार बैठो तो सही, क्या पता तुम सॉर्ट आउट हो जाए तुम्हारा मामला। बात समझ में आ गई नहीं आई। यस सर। यस। तो यही चीज यहाँ बता रखी है। आगे लिखा है वेयर द मजिस्ट्रेट हैज इशू एनी डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 1 में अगर उसने कोई ऐसा डायरेक्शन दिया है तो ही शैल फिक्स नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑफ द केस विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट 60 एक्सीडिंग 2 मंथ। आप देखो, फर्स्ट हियरिंग की डेट दी थी, लेकिन उसने क्या कह दिया वहां पर, कह दिया ऐसा करो तुम सेटलमेंट ही करके देख लो, लेकिन सेटलमेंट नहीं वो। करने के लिए भेजा और वो नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा मजिस्ट्रेट, तो कह रहा है ऐसा करो, ये हियरिंग तो खत्म हो गई ना तुम्हारी, अब नेक्स्ट हियरिंग के दिन आना। अब बात हम वहां से चालू करेंगे हम। क्लियर हुई नहीं हुई बताओ। यस सर। तो वो कितने दिन के अंदर अंदर हियरिंग की डेट नेक्स्ट डालेगा, 2 महीने। 2 महीने के ज्यादा अंदर नहीं होगी। ही एक नेक्स्ट हियरिंग की डेट डालेगा। तो फर्स्ट हियरिंग समझ में आ गई, यस हाँ। सर। सेकंड हियरिंग समझ में आ गई, कब होती है। यस सर। मतलब वैसे तो नियम क्या था कि फर्स्ट हियरिंग के विद इन 60 डेज के अंदर अंदर डिस्पोजल हो जाना चाहिए मैटर का, यही पढ़ा था क्या। यस हाँ। सर। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट हियरिंग के टाइम पर मजिस्ट्रेट ये चाहते हैं कि काउंसलिंग हो जाए दोनों के बीच में, दोनों की क्या हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, एक बार दोनों को समझाया बुझाया जाए और फिर उसके बाद देखते हैं। तो उसने ये करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, तो फिर उसने सेकंड ईयर की डेट डाल दी। और वो कौन सी डेट के अंदर आएगी, कितने दिन के अंदर अंदर डेट देगा, 60 days, 2 month। बिल्कुल। सेक्शन नंबर 14 क्लियर है क्या। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 की तरफ। सेक्शन नंबर 15 कहता है असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वेलफेयर एक्सपर्ट कौन हो सकता है, किसी की कौन किसकी भलाई चाहता है ये बताओ। महिला की कोई भलाई चाहने वाला व्यक्ति उसका वेलफेयर चाहता है कि नहीं चाहता, यस उसे सर। वेलफेयर एक्सपर्ट ही तो कहेंगे। यस। तो उसकी सहायता लेना, इसका मतलब ऐसे समझिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाएं, ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाएं तो वो अगर महिला से बात करे तो महिला उसकी बात सुनेगी क्या, नहीं सुनेगी। नहीं सुनेगी। और अगर हम उस आदमी को समझाने के लिए किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाएं तो क्या समझ पाएगा वो, नहीं समझ पाएगा।
तो फिर हम किसको बुलाएं? उनके जानने वालों को। ऐसे व्यक्ति को जिनकी बातों को वो सुनते हो। पता चले कि महिला को वेलफेयर एक्सपर्ट, महिला के लिए वेलफेयर एक्सपर्ट उसकी सास ही बना के भेज दी, और झगड़ा उससे ही होता था। पति तो बाद में झगड़ने लगा था। कभी नहीं सुनेगी उसकी बात। तो यहाँ पर सेम वही चीज बताई हुई है कि किसको वेलफेयर एक्सपर्ट कहा गया है, किसकी सहायता लेने के लिए मजिस्ट्रेट यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए लिखा है, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट मजिस्ट्रेट में सिक्योर द सर्विस ऑफ सच पर्सन। ऐसे व्यक्तियों की सेवाएं ले सकेगा। कौन ले रहा है? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट। प्रेफरेबली अ वुमन। सबसे पहले तो उसमें कौन होनी चाहिए? महिला का होना जरूरी है, क्योंकि महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, और महिला की बात एक महिला ही समझ सकती है, ये तो है ही। तो उसको बुलाया जाए। वेदर रिलेटेड टू द अग्री पर्सन और नॉट, चाहे वो महिला से संबंध रखती हो चाहे नहीं रखती हो। ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है उसके घर में कोई है ही नहीं, तो फिर आपने कह दिया कि भाई उसके घर से आना चाहिए, तो फिर कहाँ से करोगे व्यवस्था? अरे वो घर में भी लड़ाई करके बैठी है और बाहर भी, ससुराल में भी लड़ाई करके बैठी है, कोई उसके पक्ष में ही नहीं है। समझ में आ रही बात? जी सर। तो दोनों ही बातों की बात कर रहा है कि या तो अग्री पर्सन की से रिलेटेड हो कोई महिला, या नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है इंक्लूडिंग अ पर्सन इंगेज इन अ प्रमोटिंग फैमिली। ऐसा कोई व्यक्ति जो फैमिली को प्रमोट करता हो, जो तोड़वाने का काम ना करता हो। वेलफेयर एज ही थिंक फिट फॉर द पर्पज ऑफ असिस्टिंग हिम इन द डिस्चार्जिंग ऑफ हिज फंक्शन। क्लियर होगी मेरी बात? जी सर। चलिए आगे देखिए सर इसमें हाँ। सर इसमें महिला को ही बुलाया जाएगा क्या? ऐसे व्यक्ति की अतिमानता किसी महिला की। देखिए यहां पर इतना लिखा हुआ है कि प्राथमिकता महिला को दी जाएगी। समझ में आई मेरी ये बात क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। लेकिन जरूरी है कि प्राथमिकता महिला को ही दी जाए, पता चले महिला ही घर तोड़वा रही है। सर महिला महिला की बात समझती नहीं है। ये सोचती है मेरा घर तुड़ाने आ गई है तो। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 16। देखिए क्या लिखा है, प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन कैमरा। अब कैमरा प्रोसीडिंग तो आपने पढ़ ली ना पहले भी। जी सर। कौन सा सेक्शन के कहाँ पे पढ़ी थी, किस एक्ट में पढ़ी थी? पॉक्सो में। पॉक्सो में पढ़ी थी। तो वहां पर आप इस चीज को पढ़ चुके हो, तो फिर मुझे अभी यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या आपने सेक्सुअल हरासमेंट वाले में भी पढ़ी थी क्या? यस सर। हाँ पढ़ी थी सर। तो पढ़ी थी, बताओ कौन सा सेक्शन। बस ये मत पूछो सर। चलिए देखिए सेक्शन नंबर 16 में लिखा है, प्रोसीडिंग जो भी होंगी वो इन कैमरा होंगी। क्योंकि देखो मामला थोड़ा गंभीर है और समस्याओं को लेकर के है, तो ये प्राइवेट बातें हैं एक फैमिली की। अगर हम उसे बाहर एक्सपोज करेंगे तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी, उस फैमिली की भी बेइज्जती होगी, उस महिला की भी बेइज्जती होगी। होगी कि नहीं होगी बोलो? जी सर। इसलिए इसे प्राइवेटली करने की बात हो रही है। इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर दैट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस सो वारंट। ठीक है। And if either party to a proceeding so desire, he may conduct the proceeding under this act in a camera। अगर पार्टी चाहती है कि भाई ये जो सारी कार्रवाई हो वो चुपके में ही होनी चाहिए, चुपचाप होनी चाहिए, तो फिर वहां पर प्रोसीडिंग जो है वो कैसी चलेगी? इन कैमरा। इन कैमरा चलेगी। ठीक है। आगे देखिए, कैमरा प्रोसीडिंग की बात कर दी है पहले। यहां पर मैं लिखता चलता हूं। यहां पर वेलफेयर असिस्ट की असिस्टेंस की जरूरत है ना? यहाँ पर इन कैमरा प्रोसीडिंग की जरूरत है। सेक्शन नंबर 17। अच्छा यहाँ एक मैं बात बताना चाह रहा था, क्या यहाँ पर ये कंपलसरी है कि कैमरा प्रोसीडिंग ही चले? नहीं सर, नहीं सिचुएशन हो जाएगा वहाँ पे, लेकिन अब परिस्थिति जैसी होगी। जब हमने पॉक्सो पढ़ा था तो कंपल्सरी है वहां तो। कंपलसरी थी वहां पे। बस तो बस। सेक्शन नंबर 17 देखिए, राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड। शेयर्ड हाउस होल्ड तो पता है ना आपको? बोलो हाँ या ना? जी सर। अरे शेयर हाउस होल्ड को मैंने बहुत तरीके से बताया था, कैसे कैसे होते हैं शेयर हाउस होल्ड। शेयर हाउस होल्ड जिसमें वो मतलब कि लिविंग टुगेदर साथ में रहते हैं, उनके बीच में रिलेशन है, जैसे मैरिज कार्ड मतलब और भी रिलेशन है। रिलेशन से मतलब नहीं है। शेयर हाउस जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर को यूज करते हैं दोनों। हम्म। लिविंग टुगेदर।
साथ साथ रहते हैं वो दोनों। एक ही छत के नीचे रहते हैं, जी सर। कमरे चाहे अलग अलग हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो ये शब्द लिखा हुआ है शेयर हाउस होल्ड, इसका मतलब बताइए क्या है? जब कोई व्यक्ति घर के अंदर एक जगह रह रहा है और वो शेयर हाउस होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब कितने तरीके से हो सकता है वो? सर क्या उनमें कोई ऐसा हाँ बोलिए। रिलेशन होगा या तो। ये तो मैंने सुन लिया, सारी चीज समझ में आ गई कि एक छत के नीचे रह रहे हैं तो रिलेशन है, तभी रह रहे हैं। आगे बताइए। मकान किसका होना चाहिए? क्या ये जरूरी नहीं है? सर किसी का भी हो, दोनों किसी में से। दोनों किसी में का भी से। हो। मकान अगर पत्नी का है तो कोई दिक्कत है? नहीं सर। नो सर। मकान पति का है तो? नहीं सर। मतलब मकान का होना ना होना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये कह दे पति कि साहब मेरा है, मैं तो नहीं रख रहा इसे, चाहिए कहीं जाए मेरे लेके, समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या मकान मालिक क्यों, उसका हस्बैंड ऐसा कह सकता है क्या? नो सर। तो वो महिला कहाँ जाएगी? तो उसके लिए ही सेक्शन नंबर 17 का एक ऑर्डर दिया जाता है। इसे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है राइट शब्द का इस्तेमाल किया है, चाहे महिला का मकान हो या ना ना हो। हो। महिला उस, चाहे वो आदमी का भी मकान नहीं हो, मतलब वो रेंट पे रहता हो उसमें, तो कोई दिक्कत है क्या? रेंट वही मकान आदमी भर रहा है उसका, कोई दिक्कत है क्या? तो नो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। उसी के लिए देखो क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है राइट टू रिसाइड, कि महिला को वहां पर रहने का अधिकार है, कहां पर? इन शेयर्ड हाउस होल्ड। क्लियर हो गई बात? बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यह लिखा क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, किसी भी लॉ के अंदर कोई भी बात दे रखी है उसका प्रभाव सेक्शन नंबर 17 पर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं लिखे तो घर तोड़वाने की बात हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बोलो। तो यहां पर लिखा है एवरी वुमन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेल हैव द राइट टू रिसाइड द शेयर हाउस होल्ड, उसका अधिकार है, चाहे उसका मालिकाना हक हो चाहे नहीं हो, उसके पास तो अधिकार है, वो रह सकती है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर आपकी आप हस्बैंड की वाइफ से लड़ाई हो जाए तो क्या वाइफ को घर से बाहर निकाल देना चाहिए क्या, बोलिए? नो सर। नहीं निकाल सकते। अगर हस्बैंड को निकालना हो तो निकाल सकते हैं। उसको यस तो सर। निकाल सकते हैं, लेकिन वाइफ को नहीं निकाल सकते। यही राइट दिया गया है यहाँ पर, देखिए लिखा है वेदर और नॉट शी हैज एनी राइट, अंडरलाइन कीजिए, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा था इन शब्दों पर, उसका राइट हो या नहीं हो, ना हो। चाहे उसे पैतृक संपत्ति मिली हो, घर की, परिवार की, ससुराल की, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइटल, टाइटल भी समझते हो ना कि ओनरशिप है नहीं है, उससे भी मतलब नहीं है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम, उसका भी उसमें कुछ हक है, उससे भी मतलब, नहीं है। इसका मतलब वो तो रहेगी, मानेगी नहीं। वो तो रहेगी। आगे देखिए सब सेक्शन नंबर 2 लिखा है अग्री पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड और एक्सक्लूडेड, अंडरलाइन कीजिए शब्द को, अग्रीव्ड पर्सन शैल नॉट बी इविक्टेड। इविक्टेड का मतलब है बेदखल करना, कि महिला जिसके साथ ऐसी हिंसा हुई है तो आप उस महिला को बेदखल नहीं कर सकते उस घर से, चाहे उसका मालिकाना हक हो या नहीं हो। एक्सक्लूडेड फ्रॉम शेयर हाउस होल्ड, ना ही उसको घर से बाहर निकाल सकते हो, और एनी पार्ट ऑफ इट, या उसका कोई हिस्सा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बाय द रेस्पोंडेंट सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन कैसे निकाल सकते हो? लॉ के द्वारा। जैसे कि कोर्ट के ऑर्डर से? हाँ। अरे लॉ के द्वारा क्या मतलब होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ, कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट का अगर वो कोई ऐसे। प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग। कोर्ट के द्वारा कैसे? जैसे डाइवोर्स दिलवा दिया, अलग अलग घर रहने के लिए दे दिया, आप जरूरी थोड़ा ना कि अपनी अपने ही सर पे बैठा के रखे अभी भी महिला को। सर रोज झगड़े होते तो सोचेंगे कि अलग ही इनको रहने का जगह हाँ दे मैं देते वही हैं। बताना चाह रहा हूँ। तो वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो सकता है, तो इसलिए लिखा है सेव इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। डर बना रहना चाहिए। सर एक बार दोबारा समझा देना। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब?
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ आप बहुत जगह पर पढ़ते हो। आप सबसे पहले से संविधान में पढ़ते हो, कौन सा सेक्शन? आर्टिकल 14। क्या मतलब? उसमें नहीं है सर, आर्टिकल 14 में। इक्वालिटी ऑफ लॉ लिखा हुआ है वहां पर। कहाँ लिखा है दीदी, वहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ? ये दो शब्द 21 पढ़ते है हो इनमें। आप, मेरी बात सुनिए, दो शब्द पढ़ते हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, और दूसरा शब्द पढ़ते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप किसी व्यक्ति की जिंदगी छीन नहीं सकते उससे, फांसी की 21। सजा नहीं दे सकते, उसका अधिकार है। 21। 21। लेकिन फिर भी उसको फांसी दे दी जाती है, ऐसा क्यों? बोलो। स्टेबलाइज अच्छा, प्रोसीजर बाय लॉ। अब मुझे, अब मैंने जब बता दिया तो एक्सप्लेन तो करके बताओ, क्या कहा मैंने अभी आपके सामने? सर ये कहा है आपने कि कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग अगर ऐसा लग रहा है कि उसको सर। दोबारा से मेरा एग्जाम्पल समझिए, कि किसी भी व्यक्ति को मारा नहीं जा सकता, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा, संविधान तो यही कहता है ना कि जीने का अधिकार है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। कैसे संभव है ये बताइए? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब फिर से वही बात है, तो बताओ तो सही होता क्या है? सर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, तो उस केस में वैसा करना कंपलसरी है, इसलिए कोर्ट के वो ऑर्डर वैसा के किया थ्रू जाता सर। हाँ, मतलब समझ में आ गया ना क्या मतलब है इसका? यस है। सर। सर समझ में तो आ गया था, बोलना नहीं आया था। कोई बात नहीं, देखो, बोलना ऐसी तो सीखते हैं हमें, हम जब हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो शायद नहीं बोलना आया होगा हमसे भी, यस सर। है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो उल्टा सीधा, बस बस गाली मत देना। बस ये है कि टूटता हुआ बोलो, कैसे भी आए बोलो। इससे क्या होगा, आपकी जितनी हेजिटेशन खुलेगी उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाओगे, बस इतना सा है। जी तो सर। एस्टेब्लिश बाय लॉ। सर मैं तो बोल देती हूँ, जो मेरा गलत भी होता है तो बीच में बोल देती हूँ। हाँ बिल्कुल, बोलना तो जरूरी है। आगे देखिए, सेक्शन नंबर है, कौन सा चल रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट किसके रिगार्डिंग है? टू शेयर हाउस होल्ड। हाउस होल्ड। समझ में तो आ रहा है ना सारा कुछ? जी यस सर। हम्म। देखिए आगे क्या लिखा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। मजिस्ट्रेट में, आफ्टर गिविंग अग्रीव पर्सन and respondent an opportunity of being heard, and on being prima facie satisfied that the domestic violence has taken place or is likely to take place, pass an protection order in the favor of agreed person, prohibit the respondent from। अब देखिए यहां पर सुनिए, एक्चुअली क्या हुआ, आपने हियरिंग की डेट पढ़ी थी ना? जी सर। दोनों पार्टीज को बुलवा लिया वहां पर। थ्री दोनों डेज पार्टीज को बुलवाने के बाद पार्टीज को सुना गया। पहले रेस्पोंडेंट को सुना गया, फिर किसको सुना गया? पार्टीज का। अग्री एग्री। पर्सन को, या अग्री पर्सन को सुनने के बाद रेस्पोंडेंट को सुना गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? जी सर। यस। दोनों को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट को लगा यार खतरा तो महिला को, है। दोनों को मतलब एक महिला को जो है सबसे ज्यादा खतरा है। तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगा कि मुझे इस केस में इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर देना चाहिए। क्लियर होगी यहाँ तक की बात? यस जी सर। अब ये बता रहा है कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है, और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर में कौन कौन से ऑर्डर दिए जा सकते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? ये सर। जैसे कि, अब देखो, प्रोटेक्शन ऑर्डर किसके फेवर में दिया जाएगा हमेशा? महिला के फेवर में। महिला महिला के की। फेवर में दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। लिखा है प्रोहिबिट रिस्पोंडेंट की, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है फेवर में दिया जा रहा है महिला के में, और प्रोहिबिट मतलब निषेध किया जा रहा है किसका? रिस्पोंडेंट का। जब तो प्रोटेक्शन होगा, जब वो अलग रहेगा उस महिला से। बोलो हाँ या ना? यस जी सर। सर। देखिए क्या लिखा है, कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। भाई अभी तक तुमने जो किया किया, अब उस महिला से दूर रहो, और ऐसा एक्ट दोबारा मत करना। क्लियर होगी बात? क्या ये प्रोटेक्शन है कि नहीं है? है। चलिए, एडिंग और अबेटिंग इन द कमीशन ऑफ एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा
रिस्पोंडेंट को करना कि वो खुद तो कुछ नहीं कर रहा लेकिन दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर रहा है ऐसा करवाने में, या वो अवेट कर रहा है, उकसा रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। जैसे कि वो महिला अपने पियर चली गई है, ठीक है, अब पियर में बार बार फोन करके किसी ऐसे व्यक्ति को उकसा रहा है जो उसकी बात सुनता हो। बात समझ में आ रही मेरी क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। तो ये भी क्या है, वहां पर एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। आगे लिखा है एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द अग्री पर्सन। जैसे कि ऐसे समझो, जैसे मान लो उसकी नंद है, नंद की और उसकी नहीं बनती है, वो पियर आ चुकी है, अब वो कान भरे जा रहे हैं नंद के, नंद के या भाभी के जो भी है, तो जिसके भी कान भरे जा रहे हैं, जो भी उसके अगेंस्ट पार्टी है, उसके पक्ष में, मतलब दुश्मन दुश्मन भाई भाई, वो भी वाला कंसेप्ट लागू लागू हो जाएगा यहाँ पर, और उस यस सर। हिसाब से एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आगे देखिए, एंटरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ अग्री पर्सन। मान लो महिला कहीं जॉब करती है, अब वो आदमी गुस्से में आ रहा है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तो महिला को डर लगेगा कि नहीं लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर ऐसे केस में एम्प्लॉयमेंट जहां महिला करती है वहां पर आने से उसे रोकना कि तुम वहां नहीं जाओगे, ऐसे ऑर्डर देगा। इफ द पर्सन अग्री इज अ चाइल्ड, मान लो अगर वो अग्री पर्सन कौन है, देखो क्या लिखा है, इफ द पर्सन अग्रीव्ड इज अ चाइल्ड, वो कोई बच्चा भी हो सकता है क्या? यस हाँ। सर। बिल्कुल हो सकता है। इट्स स्कूल और एनी अदर प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय द अग्री पर्सन। अब वहां पर क्या हो रहा है कि जहां पर वो बच्चा बार बार जाता है अपने स्कूल, बोलो हाँ है ना, हम्म। जब स्कूल जा रहा है तो वो रिस्पोंडेंट जो है वहां पहुंच जाता है, तो जी बताओ सर। उसको नुकसान हो सकता है नहीं हो सकता? हो यस सर। सर। अब बच्चे को तो होगा ही, लेकिन बच्चा किससे जुड़ा हुआ है, उस महिला से जुड़ा हुआ है। समझे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं? यस सर। तो महिला को डर कैसे बैठा हुआ है, उस बच्चे को कोई हानि ना हो जाए, तो महिला को अल्टीमेटली डर तो है ही ना इस चीज का, तो उसको भी संरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए इस चीज का, कि सही। मुझसे तो, मुझे तो संरक्षण चाहिए ही, मेरे बच्चे को भी इससे क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए। आगे देखिए, अटेम्प्टिंग टू कम्युनिकेट इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर विद अग्री पर्सन, वो बार बार प्रयास कर रहा है उससे कम्युनिकेशन करने की, उसके ससुराल में उसके पियर में फोन कर रहा है, उसके जो रिश्तेदार है उनको फोन कर रहा है, तो अगर ऐसा करेगा तो महिला का शोषण होगा कि नहीं होगा, डरेगी कि नहीं डरेगी? तो कम्युनिकेशन के लिए भी बार बार मना किया जा रहा है, इंक्लूडिंग अ पर्सनल ओरल रिटन इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक टेलीफोनिक कॉन्टेक्ट, किसी भी माध्यम से अगर वो करने की प्रयास कर रहा है ना उससे, तो उस केस में बता रहा है। एलिनिएट एलिनिएटिंग एनी असेट्स ऑपरेटिंग बैंक लॉकर्स बैंक अकाउंट्स यूज हेल्ड और एंजॉयड बाय द बोथ ऑफ द पार्टीज। इसे ऐसे समझिए कि मान लो वो महिला की, अब महिला तो निकल गई घर से, ठीक है, वो अपने घर चली गई, अब उसकी साथ ज्वेलरीज रखी है, वो बेचारी जल्दबाजी में निकल गई, उसने ध्यान नहीं दिया, उसके कपड़े उसके ज्वेलरीज उनको लेकर के क्या कर रहा है, एलिनिएट कर रहा है। मैंने बताया था शब्द एलिनिएट का क्या मतलब होता है, बोलो, एलिनिएट क्या होता है? गोल्ड। क्या होता है? ट्रांस उसका खुद का पर्सनल सामान, उस ट्रांस रीजन। सामान। अरे भाई, खुद का सामान को एलिनिएट कहते हैं? नहीं, जैसे उस महिला का जो सामान है ना उसको उसको खत्म कर रहा है ना, खत्म नष्ट कर रहा एक है। एक एक व्यक्ति बोलो, सब बोलोगे तो मुझे क्या समझ में आएगा, बोलो। सर, नष्ट करना या उसको खत्म करना जो उसका सामान है। एलिनिएट का मतलब नष्ट नहीं होता, कौन ऐसा पागल है जो सोने की सामान को जलाएगा सर या नष्ट खत्म नहीं करेगा? कर, सर वो किस वो सामान को सर वो ट्रांसफर किसी कर। और को दे रहा है यूज करने के लिए। सर उसको यूज नहीं करने दे रहा, वो जो उस मतलब शेयर होल्डर है या उसको डिजर्व करती है वो, एलिनिएट उससे का दूर मतलब रख रहा है होता वो। है ट्रांसफर करना। सर यही बोल रही थी मैं, हाँ मेरा सर। सुन ही नहीं रहा था। मैं, मुझे तक आवाज ही नहीं पहुंच रही आपकी। मैंने चलिए, 4 बार बोला है कि एलिनेट का मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर करना। पर मुझ तक नहीं आई आपकी आवाज। चलिए मुझसे। कोई बात नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एलिनिएट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर किसको कर रहा है, असेट को कर रहा है। अब ट्रांसफर होगा कैसे ये बताओ मुझे, बोलो। ट्रांसफर उसको बेच देता है या तो बेच देता है और, बैंक लॉकर्स में जमा करा देता है, उसको लेने नहीं देता है उसको वहां से, उसके बैंक अकाउंट को यूज कर लेता है। वेरी गुड, समझ में आ गया ना आपको क्या मतलब है इसका? सर। यस सर।
ये मतलब हुआ इसका। अगर ऐसा करेगा तो महिला का तो जो बेचारी का जो पैसा उसने धन बचा के रख रखा था वो सब खत्म कर देगा वो व्यक्ति, बोलो हाँ है ना। जी सर। तो महिला को भी प्रोटेक्ट करना है कि उसके धन को भी प्रोटेक्ट करना है? धन को भी प्रोटेक्ट करना है उसके ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों की बात की गई है कि चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जॉइंटली हो, भाई अगर वह मान लो उसका सेपरेट चीजें थी वो तो बात ठीक है। अगर जॉइंटली हो और जॉइंट के चक्कर में खुद का तो बेच ही रहा है उसका भी बेच रहा है साथ साथ, तो वो भी चलेगा क्या? नो। नहीं। नहीं चलेगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है। इसके अंदर स्त्री धन भी इंक्लूड है, इसमें प्रॉपर्टी जो जॉइंटली है सेपरेटली है, ठीक है। तो वो सारी चीजें वो विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं बेच सकता। परमिशन का मतलब यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है लीव ऑफ द मजिस्ट्रेट, ठीक है। आप चाहो तो आपको समझ में नहीं आए तो इसे ऐसे लिख लीजिए, विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्लियर होगी मेरी बात? भाई सेपरेट है तो मजिस्ट्रेट मना ही कर देगा बेचने से। लेकिन अगर वो सेपरेट नहीं है और ज्वाइंट है और वो अपनी तरफ से बेचना चाहता है अपने पार्ट को, तो उसको फिर भी मजिस्ट्रेट से ही पूछना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? जी सर। कॉजिंग वायलेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स और अदर रिलेटिव और एनी अदर पर्सन हु अग्री पर्सन असिस्टेंट फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है डिपेंडेंट्स। ये शब्द आप कहाँ पढ़ते हो डिपेंडेंट्स? हिंदू लॉ में पढ़ते हो? पढ़े हैं कि कहीं पे सेक्शन डिपेंडेंट से रिलेटेड? ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर वो महिला निर्भर करती हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर। कौन होते हैं ऐसे? महिला अपने ससुराल को छोड़ करके आ गई, अब डिपेंडेंट कौन किसके डिपेंडेंट होगी वो? उसके माता पिता। उसके माता पिता। उनको नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, ठीक है। जी कॉजिंग वायलेंस टू द डिपेंडेंट्स और अदर रिलेटिव, उसके रिश्तेदारों को। एनी पर्सन हु गिव अग्री पर्सन असिस्ट द फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। मान लो उस महिला की कोई और व्यक्ति मदद कर रहा है, क्योंकि वो महिला की हमेशा भलाई चाहने की बात करता है, तो महिला की सहायता कर रहा है। तो कह रहा है इसे ही देखूंगा सबसे पहले, यही है ना जो हमारे बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। अब तक बढ़िया रह रही थी, इसने भड़काया इसको। जबकि वो व्यक्ति महिला की क्या करने की कोशिश कर रहा है? हेल्प। भला। उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले इसे ही निपटाने की बात करता है। तो फिर ऐसे केस में महिला को तो सुरक्षा मिलेगी, लेकिन महिला की भलाई सोचने वाले व्यक्तियों को भी क्या मिलेगी? सुरक्षा मिलेगी। आगे बात समझ में? यस। कमिटिंग एनी अदर एक्ट एज स्पेसिफाइड इन द प्रोटेक्शन, और अदर एक्ट जो इस तरीके के हैं, आपने पढ़ा था ना इंसिडेंटल देयर टू। यस सर। इस तरीके की और भी हरकतें अगर वो कहीं पर भी करता है, तो उन लोगों के प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पर की जा सकती है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस पर। यहाँ तक की जी। बात क्लियर है क्या? यस सर। चलिए। यस सर। देखिए यहाँ तक प्रोटेक्शन ऑर्डर कंप्लीट हो गया अपना। किसी उस व्यक्ति को। क्या हुआ? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 पर। क्या है? रेजिडेंस ऑर्डर। रेजिडेंस को लेकर भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि बताइए? जी सर। क्या रेजिडेंस ऑर्डर के अंदर ये राइट टू शेयर हाउस होल्ड भी क्लियर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। बिल्कुल आएगा भाई साहब। चलिए देखिए क्या लिखा है। वाइल डिस्पोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 12, यही पढ़ा था हमने कि सेक्शन नंबर 12 के तहत, उसके क्लॉज नंबर 1 के तहत एप्लीकेशन अगर मजिस्ट्रेट को दी गई है, यही पढ़ा था क्या? हम्म। तो जब उसको डिस्पोज करेगा तो कुछ चीजों का ध्यान रखेगा। तो मजिस्ट्रेट मे ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द डोमेस्टिक वायलेंस हैज टेकन प्लेस पास एन अ रेजिडेंस ऑर्डर। जैसे ही पता चलेगा कि मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि सच में महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उस केस में कुछ ऑर्डर पास कर सकता है। क्या करेगा? रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट। देखो पहले प्रोहिबिट था, अब लिखा है रेस्ट्रेनिंग। रेस्ट्रेनिंग का मतलब है रोकना। कितने दिन के लिए वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। बताया था ना मैंने, रेस्ट्रेनिंग, प्रिवेंट, प्रोहिबिशन। बात समझ यस में आ रही है क्या? पोस्टमैन। रेस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम डिसपोजेसिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजेशन ऑफ अग्री पर्सन फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। अभी देखो मैंने यही बात कही थी आपसे और यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गई बात नहीं हुई? कि महिला को अगर वो घर से बाहर निकालने की बात करेगा तो वहां पर रेजिडेंस ऑर्डर दिया जाएगा कि नहीं निकाल सकता वो व्यक्ति।
ठीक है, लेकिन उसी घर के अंदर उस महिला को क्या कहेगा, एक कमरा तो देना ही, भाई पड़ेगा। साथ में तो रह ही नहीं रहे वो, लेकिन उसे निकाल नहीं सकता ना। अब वो महिला चाहे उसी घर के अंदर अलग से रहे, क्या दिक्कत है। वेदर और नॉट रिस्पोंडेंट हैज अ लीगल और इक्विटेबल इंटरेस्ट इन द शेयर हाउस होल्ड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि चाहे महिला का उस घर में अधिकार हो चाहे नहीं, नहीं हो, उससे कोई फर्क। नहीं पड़ता। डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, बेचारा ना तो घर का ना घाट का, यहां पर लिख दिया कि रिस्पोंडेंट को ही घर से बाहर निकाला जा सकता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई कि नहीं आई बात। मजिस्ट्रेट यहां पर निर्देश दे सकता है रिस्पोंडेंट को कि तुम ही घर से निकल जाओ, ऐसा हो सकता है क्या। इसमें यस सर। हो भी सकता है। बिल्कुल भाई, फंस गया। आगे देखिए, रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट और एनी ऑफ हिज रिलेटिव फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर हाउस होल्ड इन विच द अग्री पर्सन रिसाइड। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मान लो वो महिला कोई पर्टिकुलर कमरे में रहती है, तो वहां पर उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकता है कि ये पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर वो व्यक्ति नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। जी सर। यस सर। तो ये कह रहा है रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट के ऊपर ये रोक लगाई जा सकती है, और जो उसके रिलेटिव्स हैं, किसके, रेस्पोंडेंट के। हाँ रेस्पोंडेंट के जो रिलेटिव्स हैं, अब उसकी कोई भी हो, जैसे उस महिला की नंद हो गई, वो उस पर अत्याचार करने की कोशिश कर रही है, या उसकी सास हो गई, ससुर हो गया, उसका भाई हो गया, जो भी है, तो वो उस पर्टिकुलर पोर्शन में जहां पर भी वो महिला रहती होगी, घर वही है, लेकिन उसके अंदर वो घुसेंगे नहीं। क्लियर होगी मेरी बात। जी सर। आगे लिखा है रेस्ट्रेनिंग द रिस्पोंडेंट फॉर एलिनिएटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द शेयर हाउस होल्ड और एनकम्बरिंग द सेम। अब देखो इस बात को समझो, लेकिन आदमी बहुत चालाक, उसने कहा मुझे ही तो घर से बाहर निकाला है। वो क्या कह रहा है कि घर से बाहर किसको निकाला है, केवल मुझे ही तो मुझे। निकाला है, लेकिन जमीन किसके नाम है, घर किसके नाम है, बोलो। रेस्पोंडेंट के। रेस्पोंडेंट मेरे नाम है, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर कि मैं इस घर को ही बेच दूंगा तो ये रहेगी कैसे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। यस सर। तो वो क्या सोच रहा है, घर को बेचने की सोच रहा है, एलिनिएटिंग द, शेयर हाउस होल्ड। हाँ, डिस्पोजिंग का मतलब भी सेम है, सेल करने की बात कर रहा है। एनकम्बरेंस का मतलब क्या होता है, उस पर वो लोन लेने की कोशिश कर रहा है। लोन। ठीक है, तो अगर ऐसा करेगा तो फिर महिला उस व्यक्ति को रोका जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कर नहीं रहा ये, अब लोन ले लेगा तो लोन नहीं चुकाएगा तो वापस ये प्रॉपर्टी जाएगी जाएगी। समझ में आ गई कि नहीं आई बात, समझ, बोलो। ठीक। अगर मान लो ये एनकम्बरेंसेस का मतलब हुआ कि उस चीज के ऊपर भार लगा देना, ये आप टीपी के एक्ट के अंदर पढ़ते हो एनकम्बरेंसेस। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आपने लोन लिया उस मकान के ऊपर, लोन लिया 25 लाख रुपए का, ठीक है, आपने एक भी किस्त नहीं भरी उसकी, आपका दिमाग यही था कि मैं इस पर लोन ले लेता हूं तो 25 लाख तो मेरे पास आ ही जाएंगे, लेकिन ये मकान अपने आप ही बैंक जब्त कर लेगी, तो मेरा और मकान का किस्सा ही खत्म। बात समझ में आ गई क्या। यस सर। तो ऐसा कोर्ट नहीं करने देगी उसे, अगर ऐसा करने की सोच रहा है तो। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ लिखा है, हाँ, प्रोवाइडेड नो ऑर्डर अंडर क्लॉज नंबर बी। देखिए यहाँ पर बी को देखिए, शैल बी पास अगेन एनी पर्सन हु इज अ वुमन। अब यहां पर आपके लिए कमाल की बात, ये बी क्लॉज में अभी रेस्पोंडेंट को निकालने की बात हो रही थी क्या, बोलो। क्या बी क्लॉज में रेस्पोंडेंट को निकालने की, घर से बाहर हाँ। निकालने की बात हो रही थी क्या, यस सर। पता है नहीं बात। जी लेकिन सर। ये कह रहा है कि अगर रिस्पोंडेंट कोई महिला ही हो तो उसे नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा, ये बताओ, बताओ। हमें इस एक्ट के तहत क्या करना है, महिलाओं का, महिला को प्रोटेक्ट करना है। महिला जी। को प्रोटेक्ट करना है, ना कि किसी को निकालना है ना। जी तो सर। वो भी महिला है, जो रिस्पोंडेंट है वो कौन है, महिला ही है। तो
तो आप एक को निकाल रहे हो और एक को रख रहे हो, उससे क्या होगा, नुकसान तो है ही ना अल्टीमेटली महिला को ही। जी सर। तो इसलिए कहा गया है कि अगर महिला रिस्पोंडेंट है, मतलब उसकी सास है, नंद है, तो उनको बाहर नहीं नहीं। निकाल। तो ये आपके लिए एक काम का प्री का सवाल है, बहुत अच्छा, क्योंकि आप इस चीज पर ध्यान नहीं दोगे, इसलिए इस पर अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहां पर शैल शब्द का इस्तेमाल किया है कि ऐसा करा ही नहीं जा सकता। सब सेक्शन नंबर 2 देखिए, मजिस्ट्रेट में इम्पोज एनी एडिशनल कंडीशन, पास एनी अदर डायरेक्शन विच ही मे डीम रीजनेबली नेसेसरी टू प्रोटेक्ट और प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी ऑफ अग्रीव वुमन और एनी चाइल्ड ऑफ सच अग्रीव पर्सन। क्लियर होगी मेरी बात? सिंपल सा लिखा है कि और एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है उस महिला के संबंध में और उस महिला से जुड़े हुए व्यक्तियों के संबंध में। उसका कौन है व्यक्ति जुड़ा हुआ? बच्चा। बच्चा। ठीक है, उसके संबंध में एडिशनल ऑर्डर दे सकते हैं उसकी सेफ्टी के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए। क्लियर होगी सब सेक्शन नंबर 2 की बात? जी। आगे देखिए, द मजिस्ट्रेट में रिक्वायर फ्रॉम द रेस्पोंडेंट टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। अब देखिए, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, रिस्पोंडेंट जो कि उस महिला के ऊपर ऐसा नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, आप अगर उस पर कोई प्रोहिबिशन रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो तो उसके लिए उसको कुछ बाउंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो? जी। यस। तो आपके कहने से वो बाउंड हो जाएगा क्या, बोलो? नो। नहीं। नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? बॉन्ड भरवाना होगा। बॉन्ड भरवाना पड़ता है, और बॉन्ड में लाखों रुपए की कीमत रखी जाती है, 1 लाख की, 1.5 लाख की, या अगर उसने बॉन्ड के नियम को तोड़ा तो फिर उसे जेल भी हो सकती है, बोलो हाँ या ना? यस हाँ। सर। ये ही चीजें होती हैं। अब मान लो बॉन्ड के साथ उससे श्योरिटी और सिक्योरिटी मांग ली, तो सिक्योरिटी तो वो पैसे दे ही रहा है, बोलो हाँ या ना? जी। यस। लेकिन श्योरिटी में श्योरिटी भी फंसेगा कि नहीं फंसेगा उसके चक्कर में? यस। तो जिम्मेदार व्यक्ति को भी उसके साथ जोड़ा जा रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी होगी इस व्यक्ति की। बात समझ में आ रही है? इसलिए उसे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाने की बात की गई है। देखो यहां पर इसलिए लिखा है विद और विदाउट श्योरिटी फॉर द प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस वो वापस से ना करे, इसलिए ऐसा लिखा है। An order under subsection number 3 shall be deemed to be an order under chapter number 8 of CRPC। क्या आप 8 ऑफ सीआरपीसी को समझते हो क्या? जी चैप्टर सर। नंबर 8 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। और गुड बिहेवियर। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 106 से लेकर के 1010 तक के सेक्शन, और अगर मैं कहूं तो चैप्टर पूरा है चैप्टर नंबर 8, सेक्शन नंबर 106 से लेकर के 124 फोर। तक, वहां पर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर की बात की गई है। इसका हिंदी में अर्थ होता है शांति को कायम रखने की और अच्छा व्यवहार बनाए रखने की आपसे क्या की जा रही है, सिक्योरिटी ली जा रही है। ठीक है, आगे लिखा है वाइल पासिंग इन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन नंबर 1, सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 3, अगर मजिस्ट्रेट ने 1, 2, 3 में से कोई भी ऑर्डर पास किया है तो कोर्ट में ऑल्सो पास एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू गिव प्रोटेक्शन टू द अग्री पर्सन और असिस्ट हर द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन हर बिहाफ इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर। देखिए कमाल की बात, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया, क्या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की बात मान लेगा, बोलो? यस सर, लेकिन ऑर्डर उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए पुलिस को भी भेजना होगा सर। ऑर्डर देना अलग बात होती है और उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन होना अलग बात होती है, बताओ हाँ है ना? यस सर। समझ रहे हो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो ऑर्डर को इंप्लीमेंट कराने के लिए वहीं के ही लोकल पुलिस वाले को कहा जा रहा है कि तुम इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराओगे। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। सबसेक्शन नंबर 6, वाइल मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन नंबर 1, अगर सबसेक्शन नंबर 1 में ये 5-6 ऑर्डर दे रखे हैं, उनमें से कोई भी ऑर्डर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट में इम्पोज ऑन द रिस्पोंडेंट ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू द डिस्चार्ज ऑफ द रेंट और अदर पेमेंट हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल नीड और रिसोर्सेज ऑफ द पार्टीज। अब देखो ये क्या कह रहा है, मान लो वो व्यक्ति वहीं रह रहा है, महिला भी वहीं रह रही है, लेकिन वो महिला उस मकान का शेयर हाउस होल्ड है। ध्यान से सुनो इस बात को, कहाँ गया वो, कौन सा सेक्शन है, 19, ये रहा। यहां पर आपने देखा था रेजिडेंस ऑर्डर में, और फिर मैंने बताया था शेयर हाउस होल्ड में। मान लो उस मकान का कमरा मकान का जो रेंट है वो 15,000 रुपए है,
और वो 3 BHK है मकान, कितना है, 3। कितने कमरे हैं उसमें? तीन। 3 कमरे। तो ऐसा नहीं कह सकता कि साहब मैं तो 10,000 ही दूंगा इसके, क्योंकि 2 कमरे ही ले रखे हैं मैंने तो। अगर आप 3 कमरे के हिसाब से लगाओ तो 5-5 हजार बनते हैं, तो इसका मतलब वो महिला देगी 5 हजार, ऐसा कहेगा क्या? नहीं सर। नो। नहीं कह सकता। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है सब सेक्शन नंबर 6 में। क्लियर होगी बात? यस सर। अच्छा, मकान का रेंट ही होता है या बिजली का बिल भी होता है उसके साथ, पानी का बिल भी होता है, सब होता है। दोनों होते हैं। और और एक्सपेंसेस होते हैं। वाईफाई का बिल भी। यस सर। तो अरे ये सब भी, एक एक चीज जोड़ते हैं सर। इवन फोन का रिचार्ज भी। तो मतलब कुल मिला के उसको वो सारा पैसा देना पड़ेगा। डर सिर्फ बैठ, सिर्फ रेस्पोंडेंट को देना होगा सारा? तो कौन देगा? दोनों आधा आधा नहीं देंगे? कोई नहीं देगा, रेस्पोंडेंट ही देगा। अच्छा। भाई तू महिला से आप मांगने की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो? उसके लिए तो कानून बनाया है भाई। जी सर सर। पढ़ी लिखी होगी तो 10-15 हजार तो कमाएगी, तो अपना तो कर ही सकती है। वो चाहे कितना ही कर ले, लेकिन कानून ने उसके लिए नियम बनाए हैं, आदमी के लिए थोड़ी ना कोई कानून। महिलाओं के लिए ही है। चाहे महिला के साथ कोई जाति हो ना हो, वो ये अगर कह देगी तो उसको तो करना ही पड़ेगा आदमी को। आगे देखिए, सब सेक्शन नंबर 7। हालांकि ये नियम जो बनाए हुए हैं कहीं हद तक सही है, लेकिन इनका मिसयूज बहुत होता है। सब सेक्शन नंबर 7 देखिए, ज्यादातर तो अब इनका मिसयूज ही हो रहा है। द जी सर। मजिस्ट्रेट may direct the officer in charge of the police station in whose jurisdiction the magistrate has been approached to assist in the implementation of the protection order। देखिए इसे समझ लीजिए। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्ट करेगा कि भाई साहब ये जो प्रोटेक्शन है आपके जुरिस्डिक्शन में, मतलब महिला का, अरे महिला क्यों, मजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंतर्गत आने वाला जो थाना है, उसको कहेगा कि साहब मैंने एक प्रोटेक्शन ऑर्डर और दिया था साथ में रेजिडेंस ऑर्डर के साथ, क्या आपने वो भी इंप्लीमेंट करवाया कि नहीं करवाया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। ठीक है, तो दोनों चीजें समझनी है यहाँ पर आपको। तो सेक्शन नंबर 19 काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तीनों एक साथ एक चीजों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस अलग अलग सेपरेट कर करके चीजें बताई हुई हैं। क्लियर होगी बातें? यस सर। यस। अब लास्ट और फाइनल इसका देखिए, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू रिटर्न द टू द पोजेशन ऑफ द अग्री पर्सन हर स्त्री धन और एनी अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू विच शी इज एंटाइटल्ड टू। अब ध्यान से सुनना, ये बात मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। कि मान लो, आपने पढ़ा था ना कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर अंतर्गत इकोनॉमिक अब्यूज भी आता है, हाँ। पढ़ा था ना ये चीज? हम्म, यस। महिला ने एप्लीकेशन ही जब दी जब उसके साथ इकोनॉमिक अब्यूज हो चुका हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। सकता है। ऐसा हो सकता है। तो अगर यस। उसने ऐसा कुछ कर दिया है, मतलब उसके संपत्ति को बेचने की कोशिश की, शेयर बेचने की बात करी, या कोई उसका जो प्रॉपर्टी थी या उसके सोने चांदी की चीजें थी वो बेच दी, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है उसको कि जो जो तुम पैसे लेके गए हो, जो जो उसकी संपत्ति थी उसको बेच के आए हो, वो सारी क्या करो, वापस। वापस लौटा दो। वापस करो, एक एक चीज वापस कर दो। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये आपका सेक्शन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। यस सर। बस आज के लिए इतना काफी करूँ? ओके सर, थैंक यू। 1:30 बजे वापस क्लास है। चलिए, धन्यवाद। सर सुबह 8 से कंटिन्यू बैठे रहते हैं हम चेयर हाँ, पे। एक्चुअली मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ जरूरत